आज हम आए हैं चित्तौड़गढ़, जो भारत का सबसे बेहतरीन और प्राचीन किला है। आप जानते होंगे चित्तौड़गढ़ किला जो सबसे ज़्यादा नाम कमाया जिस योद्धा ने, उनका नाम है महाराणा प्रताप। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रकान मौर्य ने चित्रांग ने बनाया था। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह किला कई सारी खूनी लड़ाइयों का गवाह है, जिसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक विरोधित कार्य देखे हैं, जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल किया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, एक राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण मौर्य वंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। इस अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट का नाम अंकित मिला और बाद में यह चित्तौड़गढ़ कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है। सन 738 में राजा बप्पा रावल ने राजपुताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के सभी शासक मानमौरी को हराकर यह किला अपने अधिकार कर लिया था। फिर मालवा के राजा परमार मुंड ने इसे गुलवंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 9वीं 10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य रहा। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज ने यशोवर्धन को हराकर परमारों की मालवा छीन ली, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। तदंतर जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के भतीजे अजयपाल से वैवाहिक संबंध बनाकर चित्तौड़गढ़ के राजा सामंत सिंह ने सन 1174 के आसपास पुनः कुविल वंशियों का आधिपत्य स्थापित कर दिया था। इन्हीं राजा सामंत सिंह का पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में सामंत सिंह की मृत्यु हो गई। सन 1213 में 1252 तक नागदा को इल्तुतमिश के द्वारा तहस नहस कर दिया था। इसे तहस नहस करने के बाद राजा चैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ में शासन चलाने लगे। सन 1303 में यहाँ के रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ाई में बहुत ही भीषण लड़ाई हुई। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही बड़ी विजय हुई। उसने अपने पुत्र किज खां को यह राज्य सौंप दिया। किज खां ने वापसी पर चित्तौड़गढ़ का राजकार कान्हादेव के भाई मालदेव को सौंप दिया था। काल के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। एवं की वंदित के अनुसार पांडवों के दूसरे नायक भाई भीम ने इसी जगह करीब 5000 वर्ष पहले इस संबंध में प्रचलित कहानी कई सारी हैं, पर एक कहानी के बारे में आपको बताता हूँ कि भीम जब संपत्ति की खोज में निकला तो उसे रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ व एक यति कुकड़ेश्वर से भेंट हुई। भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसे योगी शर्त पर यह देने को राजी हुआ कि वह इस पहाड़ी पर रातों रात एक दुर्ग का निर्माण करवा दे। भीम ने अपने शौर्य और देवरूपी भाइयों की सहायता से यह कार्य करीब करीब समाप्त ही कर दिया था। सिर्फ दक्षिण का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था। योगी के हृदय में छल कपट का स्थान ले लिया और उसने
यति मुर्गे की आवाज़ में बांग देने को कहा, जिससे भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर दिए और उसे पारस पत्थर नहीं देना पड़ेगा। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उस गुस्से में अपनी एक लात जमीन पर दे मारी, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसे लोग भीमताल के नाम से भी आज भी जाना जाता है। वह स्थान जहाँ भीम के घुटने ने विश्राम किया भीम घोड़ी कहलाता है। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की बांग की थी वह कुकड़ेश्वर कहा जाता है। बप्पा रावल के वंशज जो सिसोदिया राजवंश जो है कि गोयल वंश की एक शाखा है, राणा हमीर ने पुनः मालदीव से यह किला हस्तगत कर लिया था। हमीर बड़ा पराक्रमी और दूरदर्शी था। उसने यहाँ 50 वर्षों तक बड़ी योग्यता से, बड़ी कुशलता से यहाँ पर शासन किया, अपने राज्य का विस्तार किया। उसी के प्रयत्नों से चित्तौड़गढ़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका और रोड राजरा द्वारा स्थापित किए सन 1538 में चित्तौड़गढ़ का पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाखा के रूप में जाना जाता है। सन 1567 में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। यह सब मुस्लिम आक्रमण चित्तौड़ की संस्कृत विनाश का मुख्य कारण में से एक है। तीसरे शाखे के बाद ही सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित कर दी, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में 3 जौहर हुए थे। पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 रानियों ने पद्मिनी रघुवंशी के नेतृत्व जौहर किया था। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासन काल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासन बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णावती ने नेतृत्व में 8 मार्च 1534 ईस्वी में हुआ था। तीसरा जौहर जो राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 को पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूताना में सब हमेशा एक विशेष महत्व रखता है। इसे मेवाड़ के गुहलिया वंशियों की राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त है। इसे उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासन मानमोहनी को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था। यह दुर्ग अरावली की पहाड़ियों पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बना है, जिसमें बीच में समतल भूमि आ जाने के कारण एक कुंड, तालाब, मंदिर, महल आदि सभी एक निश्चित निर्माण योजना के तहत समय समय पर बनते रहे। कुछ जलाशय तो ऐसे हैं जो निरंतर जलापूर्ति के साधन के रूप में काम आते हैं। इस गढ़ के संबंध में प्रचलित एक कहावत है जो इस दुर्ग के महत्व को बताता है। कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया हैं। वास्तव में इस दुर्ग का निर्माण अभी भी हमें विस्मित रोमांच कर देता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि अपने भौगोलिक कारणों में यह दुर्ग युद्ध के लिए रणभूण और कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों की तरफ उपयुक्त नहीं था। निसंदेह किला सुदृढ़ था। पहाड़ियों के किनारे किनारे उद्गीर्ण खड़े चट्टान की पंक्ति थी, जिसके ऊपर एक ऊंचा सुदृढ़ प्रकार का बना हुआ था। साथ ही यह दुर्ग में प्रवेश करने के लिए लगातार 7 दरवाजे कुल अंतराल पर बनाए गए थे। इन सब कारणों से किले में प्रवेश कर पाना किसी शत्रु के लिए बहुत ही मुश्किल था, परंतु यह विस्तृत मैदान के लिए एक लंबी पहाड़ी पर बना जो अन्य पर्वत सीढ़ियों से पृथक हो गया था। तो शत्रुओं द्वारा उसका घेरा डालकर किले में इस्तेमाल होने वाले रसद पहुंचाना सुगमत से रोकना दिया जाता था।
इस दुर्ग का जब तक घेरा डालकर तब तक गढ़ में भोजन सामग्री विद्वान रहने तक की गढ़ की सुरक्षा रहा करती थी। भोजन आदि सामग्री खत्म होते ही राजपूतों को विवश होकर युद्ध के लिए किले का द्वार खोल देना पड़ता था। लेकिन प्राय शत्रुओं की बड़ी सेना होने की स्थिति में उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में चयन रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं था और यही कारण है कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई तो चारों तरफ पर्वतों से घिरा होने के कारण सुरक्षा से ज़्यादा सुरक्षित था। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जंक्शन से किले के ऊपर एक पक्की सड़क बनी है। करीब 1.25 मील जाने तक गंभीरी नदी आती है, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के शहजादे किच खां का सन 1303 ईस्वी से 1360 में बनाया हुआ था। पत्थर का यह सुदृढ़ पुल, कुछ लोगों को मानना है कि यह पुल राणा अमीर सिंह, जो राणा लक्ष्य सिंह के पुत्र हरिही सिंह ने अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में मारा गया था, उसने यह पुल बनवाया था। लेकिन ज़्यादातर लोगों का इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि पुल के निर्माण में कई हिंदू और जैन मंदिर को गिराकर इसके पत्थरों का इस्तेमाल करके यह पुल बनाया गया था। साथ ही इसका जो निर्माण शैली है वो मुसलमान सैनिक हैं। नदी के जल प्रवाह के लिए मेहराबें बनी हैं, जिसमें नाव के रूप में सिरे निकले हैं। नदी के पश्चिमी तट पर छठे अग्रभाग अर्ध वृत्ताकार है। पुल से जुड़ी दूर जाने पर कोटा से घिरा हुआ एक चित्तौड़ कस्बा आता है, जिसे तलहटिका कहते हैं। कस्बे में जिले की कचहरी है, जिसके पास किले की चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। दुर्ग के अंतिम प्रवेश द्वार कुल 7 दरवाजे बनाए गए। इसमें प्रवेश के रास्ते को लेकर अंदर के परिसर तक कई एक इमारत है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा महल, कुंभा द्वार मालवा के सुल्तान विजय की स्मृति में बनाया गया। यह भवन स्थापन अद्भुत नमूना है। 122 फीट ऊंचे स्तंभ में 9 मंजिलें तथा इसमें हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति को प्रतिष्ठान किया गया है। यहाँ के जो दरवाजे हैं वो ऐसे 7 दरवाजे हैं जिसे पार कर आना पड़ता है। पहला जो दरवाजा है उसे पाटन पोल कहा जाता है। यह दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार है। पाटन पोल मूल रूप से पाटन पोल कही जाती है। गुजरात के सोलंकी शासक सिद्धराज और कुमारपाल के राज्य में इस पोल का निर्माण, इस पोल की दिशा सोलंकियों की राजधानी पाटन की तरफ की गई थी। इस पोल से पाटन की ओर सीधा रास्ता, इसी कारण इस द्वार को पाटन पोल कहा जाता है। जब चित्रकूट पराधीन होकर यहाँ से गया था, तब यहाँ के वीर योद्धा गाड़ी हिल्लरों ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक चित्रकूट स्वतंत्र न हो जाए इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे, घर बनाकर कहीं नहीं रहेंगे। पीने के पानी का जो रस्सा खींचा जाता है कुएं से, वो कभी भी अपने पास नहीं रखें, मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाएंगे, जैसी प्रतिज्ञाएं ली थी। जन्मभूमि के प्रति देशभक्ति व स्वामी भक्ति की मिसाल कायम की और तब से अब ये स्वतंत्रता प्रेमी बैलगाड़ियों में ही घर बनाकर देश के कोने कोने में तब से अब तक गुमनाम भटक रहे हैं। कहा जाता है कि प्राचीन सुरक्षित स्मारक पाटन पोल के समीप ही गाड़ी लोहारों की देश के प्रति देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा को बताया जाता है। रावत बाघ सिंह स्मारक दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के बाहर एक चबूतरे पर ही रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। महाराणा विक्रमादित्य के राज्यकाल में सन 1535 ईस्वी से 1591 में यहाँ की अर्थव्यवस्था से
से प्रेरित होकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय बालक होने के कारण हाड़ी रानी कर्मावती ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को बूंदी भेजकर मेवाड़ के सरदारों को किले की रक्षा का कार्यभार सौंप दिया था। प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह ने मेवाड़ का राज्य चिन्ह धारण कर महाराणा विक्रमादित्य का प्रतिनिधित्व किया और लड़ता हुआ इसी दरवाजे के पास वीर गति को प्राप्त हुआ। उसी ओर की स्मृति में यह स्मारक बन गया। भैरव पोल पांडन पोल से थोड़ा उत्तर की तरफ चलने पर यह दूसरा दरवाजा आता है, जिसे भैरव पोल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम देसरुई के सोलंकी भैरवदास के नाम पर रखा गया था, जो सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के युद्ध में अद्भुत साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ गुजरात सुल्तानत में पूर्ण विजय करने के बाद भैरव पोल का एक भैरवदास के थान का निर्माण करवाया था। मूल द्वार टूट जाने के कारण महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। जयमल व कालका छतरियां भैरव पोल के पास ही दाहिनी और 2 छतरियां बनी हुई हैं। प्रथम 4 स्तंभों वाली छानी प्रसिद्ध राठौड़ जैन जयमल बंदनौर के राजा की कुटुंबी कला की है तथा दूसरी 6 स्तंभों वाली छतरी स्वयं जयमल की है, जिसके पास ही दोनों राठौर मारे गए थे। सन 1567 से 1624 में जब बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, उस समय सिसोदिया पत्ता तथा मेडिलिया राठौर जयमल दोनों राणा उदय सिंह सिसोदिया की अनुपस्थिति में दुर्ग में के रक्षक थे नियुक्त किए गए थे। इसी तीसरे साकिब की लड़ाई के दिनों में एक रात्रि जब जयमल एक टूटी दीवार का मरम्मत कर रहे थे, उस समय अकबर की गोली लगने से उनकी एक टांग जख्मी हो गई थी। लंगड़े जयमल ने कला ने अपने कंधों पर बिठाकर दूसरे दिन युद्ध में उतारा था। उन दोनों ने मिलकर शत्रु सेना पर कहर ढाल दिया, अतः वे दोनों भिन्न भिन्न स्थानों में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये छतरियां उन्हीं की गौरव गाथा की याद दिलाती हैं। हनुमान पोल दुर्ग के तृतीय प्रवेश द्वार को हनुमान पोल कहा जाता है, क्योंकि पास ही में हनुमान जी का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। हनुमान जी की प्रतिमा चमत्कारी और दर्शनीय है। गणेश पोल हनुमान पोल से कुछ आगे बढ़कर दक्षिण की ओर मुड़ने पर गणेश पोल आता है, जो दुर्ग चौथा द्वार है। इसके पास ही गणपति जी का मंदिर है। जोड़ला पोल यह दुर्ग का 5वां द्वार है और 6ठे द्वार के बिल्कुल पास होने के कारण इसे जोड़ला पोल कहा जाता है। लक्ष्मण पोल दुर्ग के इस 6ठे दरवाजे के पास ही एक छोटा सा लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम लक्ष्मण पोल है। राम पोल लक्ष्मण पोल से आगे बढ़ने पर एक विश्व प्राचीन विमुख प्रवेश द्वार मिलता है, जिससे होकर किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यह दरवाजा किला का 7वां तथा अंतिम प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दरवाजे के बाद चढ़ाई समाप्त हो जाती है। इसके निकट ही महाराजाओं के पूर्वज माने जाने वाले सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। यह मंदिर भारतीय स्थापन कला एवं हिंदू संस्कृति का उत्कृष्ट प्रतीक है। दरवाजे से प्रवेश करने के बाद उत्तर वाले मार्ग की ओर बस्ती है तथा दक्षिण की ओर जाने पर मार्ग से किले के कई दर्शनीय स्थल दिखते हैं। पताका स्मारक राम पुल में प्रवेश करते ही सामने की तरफ लगभग 50 कदम की दूरी पर स्थित चबूतरे पर सिसोदिया पता के स्मारक का पत्थर है। आमेर के रावतों के पूर्वज पता सन 1568 में अकबर की सेना से लड़ते हुए इसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुकड़ेश्वर कुंड मंदिर रामपोल से प्रवेश करने के बाद सड़क उत्तर की ओर मुड़ती है। उससे थोड़ी ही दूर पर दाहिनी और कुकड़ेश्वर का कुंड है, जिसके ऊपर भाग में कुकड़ेश्वर का मंदिर बना हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार ये दोनों रचनाएं महाभारत कालीन
तथा पांडव पुत्र भीम से जुड़ी है। हिंगुल महाड़ा के महल, रत्नेश्वर तालाब, कुंकड़ेश्वर मंदिर से आगे जाने पर दाहिनी तरफ सड़क से कुछ दूर हिंगुल हांगड़ा के महल है। हांगड़ा जो है कि रहने के कारण मेवाड़ के राजाओं का उपनाम हाड़ा हुआ करता था। डूंगरपुर तथा बांसवाड़े के पास ही हाड़ा कहलाते रहे। हिंगलू डूंगरपुर का हाड़ा सरदार था जो इन महलों में रहता था, जिससे ये महल हिंगलू हाड़ा के महल के नाम से कहलाने लगा। बूंदी वालों हाड़ा के रूप में नाम प्रसिद्ध हो जाने से लोग इन महलों को हिंगलू हाड़ा के महल कहने लगे थे। इन महलों में महाराणा रतन सिंह रहते थे। इसमें के पास ही तालाब महाराणा ने खुद बनवाया था, जो रत्नेश्वर का कुंड तालाब कहा जाता है। तालाब के पश्चिमी किनारे पर रत्नेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। लखोटा बारी रत्नेश्वर कुंड से थोड़ी दूर पर पहाड़ी के पूर्वी किनारे के समीप लखोटावाड़ी की बारी है। एक छोटा सा दरवाजा है जिसे दुर्ग के नीचे जा सकते। कहा जाता है कि इसी द्वार के पास मुगल की गोली से जयमल जी के पैर घायल हो गए थे। लखोटा की बारी में राज टीले तक सड़क सीधी दक्षिण में मुड़ जाती है। उसी स्थान पर बाईं ओर 75 फीट ऊंचा 7 मंजिलों वाला स्तंभ है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में दिगंबर और संप्रदाय के बघेरवाल महाजन नायक के पुत्र जीजा ने करवाया था। यह स्तंभ नीचे से 30 फुट और ऊपर से हिस्से में 15 फुट चौड़ा है तथा ऊपर की ओर जाने के लिए तंगनाल बनी हुई है। जैन कीर्ति स्तंभ वास्तव में आदिनाथ स्मारक है, जिसके चारों पार्श्व पर आदिनाथ की 5 फुट ऊंची दिगंबर नग्न और मूर्ति खड़ी है तथा बाकी के वो भाग में छोटी छोटी जैन मूर्तियां खुद हुई है। इस स्तंभ के ऊपर छतरी पर बिजली गिरने से टूट गए थे। इससे इमारत को बड़ी हानि हुई थी। महाराणा फतेह सिंह जी ने इस स्तंभ की मरम्मत करवाई थी। महावीर स्वामी जैन कीर्ति स्तंभ के निकट ही महावीर स्वामी मंदिर। इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने राज्यकाल में ओसवाला महाजन गुणराज ने करवाया था। हाल ही में जीर्णोद्धार अवस्था प्राप्त इस मंदिर को जीर्णोद्धार पुरातत्व ने किया था। इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है। नीलकंठ महादेव स्वामी मंदिर में थोड़ा आगे जाने पर आपको नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास में इसी मंदिर की स्थापना की थी। रतपोल तथा चुड़ाई शाहदास का स्मारक नीलकंठ के मंदिर के पास पूरबी के दरवाजे के पास ही है, जो सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दुर्ग नीचे मैदान में जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। दरवाजे के पास ही एक चबूतरा बना है, जो सलगुन के चढ़वाल सरदार रावत रईसदास जी का स्मारक है। वे सन 1568 अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अर्धर जी का मंदिर रावल राय साईं दास के स्मारक। दक्षिण की तरफ जाने पर दाहिनी ओर अद्भुत जी का मंदिर है, जिसे महाराणा रायमल ने सन 1394 में बनवाया था। जीर्णोशीर्ण अवस्था प्राप्त इस मंदिर की स्थापना कला दर्शनीय है। इसमें शिवलिंग है तथा इसके पीछे दरवाजे का पर महत्व की दीवारें जो हुए हैं वो बड़ी विशाल त्रिमूर्ति है, जो देखने में समिद्धेश्वर मंदिर की प्रतिमा से मिलती जुलती है। अद्भुत प्रतिमा के कारण इस मंदिर को अद्भुत जी का मंदिर कहा जाता है। राज जटिला चतुरंग तालाब जो है अद्भुत जी के मंदिर के थोड़ी दूर राजनीता नामक ऊंचा स्थान पर है। कहा जाता है कि
यह पहले मौर्य वंशी शासक मान के पहले था। कुछ मौर्य का मानना है कि प्राचीन काल में राजाओं के राज्याभिषेक इसी स्थान पर हुआ करते थे। इस स्थान के पास से सड़क पश्चिम की ओर मुड़ जाती थी। सड़क के पश्चिमी सिरे पर चित्रांगन मौर्य का निर्माण कराया गया था। वह तालाब है। इस तालाब में जिसको चित्रांगन कहते हैं, यहाँ से अनुमानित है कि पौने मील दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जो है उसकी पहाड़ी समाप्त हो जाती है। उसके नीचे कुछ ही दूरी पर चित्तौड़ नाम से एक छोटी सी पहाड़ी भी है। चित्तौड़ बुर्ज व मोगरी दुर्ग का अंतिम दक्षिण बुर्ज चित्तौड़ बुर्ज कहलाता है, जो इस बुर्ज के 150 फीट नीचे एक छोटी सी पहाड़ी मिट्टी का टीला दिखाई पड़ता है। यह टीला कृत्रिम और कहा जाता है कि सन 1567 ईस्वी में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब अधिक उपयुक्त मोर्चा इसी स्थान को माना गया था। उस मगरी पर मिट्टी डलवाकर उसे ऊंचा उठवाया ताकि किले पर आक्रमण कर सके। प्रत्येक मजदूरों को प्रत्येक मिट्टी की टोकरी हेतु एक एक मोहर दी गई थी, अतः इसे मोहर मगरी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। अजमेर से 233 किमी 144 मील दूर स्वर्णिम चतुर्भुज के सड़क नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली में मुंबई के बीच में चित्तौड़गढ़ उस स्थान पर स्थित है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और 69 एक दूसरे को कहलाते हैं। किला के आसपास मैदानों से अचानक ऊपर उठता है और 2.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। 180 मीटर 590 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह बैराज नदी मनास नदी का एक सहायक नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और चित्तौड़गढ़ के नए शहर, जिसे निचला शहर के रूप में जाना जाता है, से जुड़ा हुआ है, जो 1568 ईस्वी के बाद मैदानी इलाकों में विकसित हुआ था। जब किला 16वीं शताब्दी में तोप खाने की शुरुआत के मद्देनजर निर्देश हो गया था और इसीलिए राजधानी को अधिक सुरक्षित उदयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अरावली पहाड़ियों श्रृंखला के पूर्वी किनारे पर स्थित है। मुगल सम्राट अकबर ने इस किले पर कब्जा किया और इसे लूट लिया। मेवाड़ के 84 जिलों में से एक था यह। नए शहर से 1 किलोमीटर 6 मील से भी ज़्यादा लंबी है घुमावदार पहाड़ी सड़क किले के पश्चिमी छोर के मुख्य द्वार तक जाती है, जिसे रामपोल कहा जाता है। किले के भीतर एक गोलाकार सड़क किले की दीवार के भीतर स्थित सभी द्वारों और स्मारकों तक पहुँचाए प्रदान करती है। किले में सभी 84 जल निकाय हुआ करते थे, लेकिन अब उनमें से केवल 22 ही बचे हैं। जो ये जल निकाय प्राकृतिक जल ग्रहण और वर्षा से पोषित होते रहते हैं। जब बारिश का पानी इन पर जमा होता है, तब जो है कि ये कुंड जो है वो भर जाते हैं। इनका संयुक्त भंडार जो है 4 बिलियन लीटर 50,000 की सेना का पानी का जो है ये जरूरत पूरा करते थे। उस वक्त यह आपूर्ति 4 साल तक चलती थी। ये जल निकाय तालाबों और कुओं से बावड़ियों के रूप में आता है। चित्तौड़गढ़ का अर्थ है गढ़, जो मूल रूप से चित्रकूट का कहा जाता है। इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रागंदा मौर्य ने करवाया था। एक किंवदंती के अनुसार किले का नाम इसके निर्माता से लिया गया है। लिपि व आधारित 9वीं शताब्दी में कई छोटे बौद्ध स्तूप जयमलपट्टा झील के किनारे पाए गए थे। कहा जाता है कि कुइलिया शासक बप्पा रावल ने 728 ईस्वी या 734 में से किले पर कब्जा कर लिया था। एक विवरण में कहा गया है कि उन्हें दहेज में किला मिला था। किंवदंती के अन्य संस्करणों के अनुसार बप्पा रावल ने मोरिस से किले पर कब्जा कर लिया था। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार और कई लोगों का यह भी मानना है
कि जब अरबों में 725 ईस्वी के आसपास उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था, तब मोरिस चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। अरबों ने मोरिस को हराकर और बदले में एक संघ से हार गए थे, जिसमें बप्पा रावल शामिल थे। आरवी सोमानी ने सिद्धांत किया कि बप्पा रावल नागभट्ट प्रथम की सेना का एक हिस्सा थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस किंवदंती की ऐतिहासिक पर संदेह करते हैं, उन्हें यह सच नहीं लगता। चित्तौड़गढ़ में खोजा गया सबसे पहला गुहिलिया शिलालेख तेज सिंह के शासनकाल 13वीं शताब्दी के मध्य में का है। इसमें चित्रकूट महादुर्गा चित्तौड़गढ़ का महान किला का उल्लेख है। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश के तहत 1215 और 1258 के बीच बलवन के बार सेनाओं का नेतृत्व किया था। बलवन चित्तौड़ किले के साथ ही रणभोर और बूंदी किलों पर हमला किया और घेराबंदी भी की। 1303 में दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तानों के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली। एक सेना का नेतृत्व किया जिसे वह गुहिला राजा रतन सिंह का शासन था। अलाउद्दीन ने 8 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। उसके दरबारी अमीर खुसरो के अनुसार उन्होंने इस विजय के बाद 30,000 स्थानीय हिंदुओं को नरसंहार का आदेश दिया था। कुछ बाद ही किंवदंतियों का यह भी कहना है कि अलाउद्दीन ने रतन सिंह की खूबसूरत रानी पद्मिनी को पकड़ने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन अधिकांश आधुनिक लोगों का यह भी कहना है कि इन किंवदंती प्राथमिकता की खोज खारिज करता है। किंवदंतियों का यह भी कहना है कि पद्मिनी और अन्य महिलाओं के जौहर सामूहिक आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली थी। इतिहासकारों किशोर लाल मानना कि अलाउद्दीन की विजय के बाद चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ था। दूसरी ओर इतिहासकार बनारस का जौहर कथा के बाद लेखकों द्वारा गढ़ा हुआ मानते हैं। इसे मनगढ़ंत कहानी कहते हैं, क्योंकि खुसरो ने चित्तौड़गढ़ में किसी भी जौहर का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि उन्होंने रणभोर और विजयपुर के दौरान जौहर का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ को अपने छोटे बेटे खिज खां या खिद्र खां को सौंप दिया था। राजकुमार के नाम पर चित्तौड़ किले का नाम बदलकर खिजाबाद रख दिया था। चूंकि खिज खान केवल एक बच्चा था, इसलिए वास्तविक प्रशासन मलिक शाहीन नामक एक गुलाम को सौंप दिया गया था। किले पर खिज खां शासन 1311 तक चला और राजपूतों के दबाव के कारण उसे सुनिग्रह प्रमुख मालदेव को सत्ता सौंपने की मजबूर होना पड़ा, जिससे 7 साल बाद किले को अपने कब्जे में कर लिया गया था। हमीर सिंह ने मालदेव से किले का नियंत्रण छीन लिया और चित्तौड़ को एक बार फिर से अपना पुराना गौरव हासिल हुआ। 1368 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले हमीर मेवाड़ की काफ़ी बड़े और समृद्ध राज्य में बदल दिया था। उसके द्वारा स्थापित राजवंश और कुल को उसने जन्म गांव के नाम पर सिसोदिया नाम से जाना जाने लगा। उसके पुत्र राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता ने उसका उत्तराधिकारी बना दिया था। समान शक्ति के साथ शासन किया। राणा खेतरा के पुत्र राणा लाखा लक्ष्य जो 1382 में गद्दी पर बैठने के बाद कई सारे युद्ध जीते थे। राणा कुंभा जो है और वो 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान पुनः स्थापन हुआ था। राणा कुंभा जिन्हें राणा मोकल के पुत्र महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, 1433 ईस्वी और 1468 के बीच मेवाड़ पर शासन किया। उन्हें मेवाड़ साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का श्रेय दिया गया। उन्होंने 32 किले 84 किले मेवाड़ की रक्षा करते हुए
बनवाए थे, जिनमें से उन्हें अपने नाम पर रखा था, जिसे कुंभलगढ़ कहा जाता है। उनके छोटे बेटे राणा रायमल ने 1473 में सत्ता की बागडोर संभाली। उत्तराखंड वंशित मई 1509 में रायमल की मृत्यु के बाद संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, उनके छोटे बेटे मेवाड़ के शासक बने, जिसके मेवाड़ के इतिहास में एक नया चरण लाया गया। राणा सांगा अपने भाइयों पृथ्वीराज और जयमल के साथ लंबे समय के बाद 1509 में सिंहासन पर बैठे। वो एक महत्वाकांक्षी राजा थे, जिनके अधीन मेवाड़ शक्ति और समृद्धि में अपने चरम पर पहुंच गया था। राणा सांगा के अधीन राजपूत ताकत अपने चरम पर पहुंच गई थी और उत्तर भारत में अपनी शक्तियों को फिर से पुनर्जीवित करने की धमकी दी थी। उन्होंने उत्तर में पंजाब के सतलुज से लेकर दक्षिण में मालवा में नर्मदा नदी तक एक मजबूत राज्य की स्थापना की। पश्चिमी में मालवा और थार रेगिस्तान और पूर्व में बयान तक विजय प्राप्त करने के लिए अपने सैन्य जीवन में उन्होंने खातौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और राजस्थान के अधिकांश हिस्से को मुक्त कराने में कामयाब रहे। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रावर सहित उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस तरह बार बार जीत के बाद सांगा ने चंदेरी के साथ साथ मालवा के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त किया और इसे अपने एक जागीरदार मेदरीन राय को दे दिया था। राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाकर मालवा पर शासन किया। सांगा ने अपने 3 सहयोगियों के साथ 50,000 राजपूतों संघ के साथ गुजरात पर भी आक्रमण किया। उसने गुजरात सल्तनत को लूटा और मुस्लिम सेना को राजधानी अहमदाबाद तक खदेड़ दिया। अपने सफलतापूर्वक उत्तरी गुजरात पर कब्जा कर लिया और एक जागीरदार को वहां शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। सुल्तानों पर जीत की श्रृंखला के बाद उसने सफलतापूर्वक राजस्थान, मालवा और गुजरात के बड़े हिस्से पर संप्रभुता स्थापित की। इन जीत के बाद उसने बाबर को भारत से खदेड़ने और दिल्ली में हिंदू शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए उत्तर भारत में कई राजपूतों राज्यों को एकजुट और आगरा की लड़ाई में राजपूतों को और मुगलों के बीच भारत के वर्चस्व के लिए लड़ाई हुई थी। हालांकि बाबर की बेहतरीन सेनापति और आधुनिक रणनीति के कारण राजपूत संघ और खानवा में बुरी हार का सामना करना पड़ा। यह लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई थी, ज्यादातर ऐतिहासिक थी क्योंकि इसने भारत में मुगल शासन को मजबूती से स्थापित किया और फिर से उभरती राजपूत शक्तियों को कुचल दिया था। यह लड़ाई तोपों, माचिस, कुंडा, बंदूकों और मोटार का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाली भी सबसे पहली लड़ाई बनी थी। राणा सांगा को उनके जागीरदार जयपुर के पृथ्वी सिंह और प्रथम और मेवाड़ के मालदेव राठौर बेहोशी की हालत में युद्ध के दौरान दूर ले गए। होश में आने के बाद उन्होंने बाबर को हराने और दिल्ली पर विजय प्राप्त करने तक चित्तौड़ न लौटने की शपथ ली। उन्होंने पगड़ी पहनना भी छोड़ दिया था और सिर पर कपड़ा लपेटते थे। जब तक वे बाबर के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उनके ही सरदारों ने जहर देकर मार दिया था, जो बाबर के साथ एक और युद्ध नहीं चाहते थे। जनवरी 1528 में कालबी में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी हार के बाद उनके जागीरदार मेदिनी राय को चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने हरा दिया और बाबर ने राय साम्राज्य की राजधानी चंदेरी पर कब्जा कर लिया। मेदिनी की चंदेरी के बजाय शमशाबाद में पेशकश की गई क्योंकि वह मालवा पर विजय पाने में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन राय ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया
और लड़ते हुए मरना चुना। राजपूत महिलाओं और बच्चों ने मुस्लिम सेना से अपने अपमान को बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया। जीत के बाद बाबर ने मालवा के साथ चंदेरी पर भी कब्जा कर लिया था, जिस पर राय का शासन था। 1526 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान के रूप में सिंहासन पर बैठने वाले बहादुर शाह ने 1535 में चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी की। किले को लूट लिया गया और एक बार फिर मध्ययुगीन वीरता के हुक्मों के परिमाण निर्धारित किया गया। राणा विक्रमादित्य, उनके भाई उदय सिंह द्वितीय और वफादार नौकरानी पन्ना दाई के अपने मायके बूंदी की भूमि पर भागने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उनकी मां रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूत महिलाओं के नेतृत्व करते हुए अंतिम संस्कार की चिता पर आत्मदाह किया, क्योंकि 3,200 राजपूत योद्धा मृत्यु की शक तक लड़ने के लिए किले के बाहर निकल गए और आगामी युद्ध में मारे भी गए। चित्तौड़गढ़ की अंतिम घेराबंदी 33 साल बाद 1567 में हुई थी, जब मुगल सम्राट अकबर ने किले पर कब्जा किया था। अकबर मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना चाहता है, जिस पर राणा उदय सिंह का शासन था, ताकि गुजरात बंदरगाहों तक आसान पहुंच सके, ताकि वो गुजरात बंदरगाहों पर आसान पहुंच प्राप्त की जा सके और एक व्यापार मार्ग स्थापित किया जा सके। राणा का पुत्र शक्ति सिंह, जो अपने पिता से झगड़ पड़ा था, वह वहां से भाग गया था और अकबर के पास जाके पनाह ली थी। जब बाद में मालवा पर हमला करने की तैयारी में धौलपुर में डेरा डाला, अगस्त 1567 ईस्वी में एक बैठक के दौरान शक्ति सिंह ने सम्राट अकबर द्वारा मजाक में की गई एक टिप्पणी से अनुमान लगाया कि वह चित्तौड़गढ़ के खिलाफ युद्ध छेड़ने का इरादा रखता है। अकबर ने शक्ति सिंह को से मजाक में कहा था कि चूंकि उसके पिता ने क्षेत्र के अन्य राजकुमारों को और सरदारों की तरह उनके सामने खुद को प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए वह उस पर हमला करेंगे। इस रहस्य खुलने के बाद वह चौंक गया और शक्ति सिंह चुपचाप चित्तौड़गढ़ वापस चला गया और अपने पिता को अकबर द्वारा यह बात बता दिया, आक्रमण के बारे में सूचित किया। और अकबर शक्ति सिंह के जाने से क्रोधित हुआ और राणाओं के अहंकार को कम करने के लिए मेवाड़ पर हमला करने का फैसला कर लिया। सितंबर 1567 में बादशाह चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए और 20 अक्टूबर 1567 को किले के बाहर विशाल मैदानों में डेरा डाला। इस बीच राणा उदय सिंह ने अपने सलाहकारों की परिषद की सलाह पर अपने परिवार के साथ चित्तौड़ से दूर गोगुंडा की पहाड़ियों में जाने का फैसला किया। जयमल और पत्ता को उनके अधीन 8,000 राजपूतों सैनिकों के साथ किले की रक्षा के लिए पीछे छोड़ दिया गया। अकबर के किले की घेराबंदी, जो 4 महीने तक चली, 22 फरवरी 1568 को जयमल की मौत अकबर द्वारा चलाई गई बंदूक की गोली से हुई थी। पट्टा ऐसा दास और साहिब खान ने घरों में जोहर किया था। अगले दिन किले के द्वार खोले गए। राजपूत सैनिकों दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल बाहर पड़े थे। आगामी युद्ध में चित्तौड़गढ़ सेना के साथ साथ 20 से 25,000 नागरिक मारे गए थे। चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त हुई। 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुई संधि के बाद चित्तौड़गढ़ की जहांगीर ने अमर सिंह को वापस दे दिया। चित्तौड़गढ़ किला, जो मोटे तौर पर एक मछली आकार की तरह है, परिधि 13 किमी 8, जिसका अधिकतम लंबाई 5 किलोमीटर तक है और यह 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। किले तक चुना पत्थर के पुल और पार करने का मैदान बना हुआ है। रानी पद्मिनी का महल
एक सफ़ेद इमारत और 3 मंजिला संरचना है। मूल का 19वीं सदी का पूर्ण निर्माण है। यह किले के दक्षिण भाग में स्थित है। छतरिया मंडप महल की छतों का मुकुट है और महल के चारों ओर पानी की खाई है। महल की यह शैली जल महल पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे जल महल कहा जाता है। अवधारणा के साथ साथ राज्य में निर्मित अन्य महलों का अधिकृत बन गई है। महाराणा रतन सिंह के मारे जाने के बाद रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। रानी पद्मिनी की सुंदरता की तुलना बहुत ही सुंदरता अविश्वसनीय थी और उनकी जीवन कहानी चित्तौड़गढ़ के इतिहास के एक शाश्वत किवदंती के रूप में जाना जाता है। इस महल का संदर्भ मेवाड़ के कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। अमर काव्य राय सिंह द्वारा किए गए दान के बारे में एक गीत संरचना की गई थी, जिसमें उल्लेख है कि उन्होंने पद्मिनी के महल की सीढ़ियों पर प्रत्येक चढ़ने के लिए एक हाथी दान किया था। इसकी मरम्मत महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब महारानी को पहली बार देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ था और उससे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मन में बात बैठा ली थी कि मुझे महारानी पद्मिनी को पाना है और उसके अंदर बहुत ही हवस थी। लेकिन इस बात से वह रानी पद्मिनी से मिलना चाहता था, पर वह रानी पद्मिनी से नहीं मिल पाया। उसने सिर्फ शीशे और दर्पण में उनका चेहरा दिखा था, जिससे वह बहुत ही मोहित हो गया था। इस बात में जो है कि उसने यहाँ पर आक्रमण किया था और रानी जो है कि यहाँ पर 6 महीने तक उसने जो है कि चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी की थी। जब पूरा अनाज जो था कि वो ख़त्म हो गया था धीरे धीरे, तो विवश होकर उन्हें उन राजपूतों को लड़ाई पर जाना पड़ा और लड़ाई में वो सब जो है कि वीर योद्धा लड़ते हुए इस गति को प्राप्त हो गए थे। और रानी पद्मिनी, जिन्हें माँ पद्मिनी भी कहा जाता है, उन्होंने 16,000 दासियों के साथ और कई सारी रानियों के साथ जो है कि उन्होंने जौहर कर लिया था। जौहर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जब कोई युद्ध हारने की कगार पे होता है तो दुश्मनों से अपनी इज्जत बचाने के लिए जो औरतें पुराने ज़माने के समय में अपने आप को जो है कि एक बहुत बड़े कुंड में जो है बहुत बड़े जो है कि आग में अपने आप को जिंदा जला देती थी, तो उन्हें जो है कि जौहर कहा जाता था। और ऐसी महान सती को हमारा सत सत प्रणाम। चौगान के निकट ही एक झील के किनारे रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी के महल बने हुए। एक छोटा सा महल पानी के बीच में बना है जो जनाना महल कहलाता है। वह किनारे के महल मर्दाने महल कहलाते हैं। मर्दाना महल में एक कमरे में एक विशाल दर्पण इस तरह से टंगा है कि यहाँ से झील के मध्य बने जनाना महल की सीढ़ियों पर खड़े किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट प्रतिबिंब दर्पण में नजर आ जाता है, परंतु पीछे मुड़कर देखने पर सीढ़ियों पर खड़े व्यक्ति को नहीं देखा जा सकता। खातन रानी का महल पद्मिनी महल के तालाब के दक्षिण किनारे पर एक पुराने महल खंडहर है जो खातन रानी के महल कहलाते हैं। महाराणा क्षेत्र सिंह ने अपने रूपवती उपपत्नी खातन रानी के लिए यह महल बनवाया था। इसी रानी ने चाचा तथा नाम के 2 पुत्र थे, जिसने सन 1433 में महाराणा मुगल की हत्या कर दी थी। पद्मिनी महल दक्षिण पूर्व में 2 गुंबदकार इमारतें हैं, जिसे लोग गोरा और बादल के महल के रूप में जानते हैं। महारानी पद्मिनी का चाचा तथा बादल चचेरा भाई का रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी खेमे से निकालने के बाद युद्ध में पाटनपोल के पास गोरा वीर गति को प्राप्त हो गए थे और बादल युद्ध के 12 वर्षीय अल्पायु में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। देखने से इमारतें पुरानी नहीं मालूम होती, पर इसकी निर्माण और कार्यशैली बहुत ही पुरानी है।
महासत स्थल के पास ही गोमुख कुंड के यहाँ एक चट्टान के बने हुए गोमुख से प्राकृतिक भूमिगत जल निरंतर एक झरने के रूप में शिवलिंग पर गिरती रहती है तथा दालान के द्वार के सामने विष्णु की एक विशाल मूर्ति खड़ी है। कुंड की धार्मिक महत्वता को लोग इसे पवित्र तीर्थ रूप में मानते हैं। कुंड के निकट ही उत्तर किनारे महाराणा रायमल के समय का बना एक छोटा सा पार्श्व जैन मंदिर जिसकी मूर्ति पर कन्नड़ लिपि में लेख है। यह संभवतः दक्षिण भारत के लाई गई होगी। कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग कुंभा महल तक जाती है। इस कुंड के समीप जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं तथा नीचे कुंड के किनारे मंदिर बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि रानी पद्मिनी यहाँ स्नान के लिए आती थी और गोमुख कुंड से कुछ दूर दोताल हाथी कुंड का खातड़ बावरी है। समिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में महाराणा कुंभा के तृतीय स्तंभ के मध्य एक विस्तृत मैदानी हिस्सा है जो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ। इसमें प्रवेश के लिए पूर्व तथा उत्तर में 2 द्वार बने हैं जिसे महासती द्वार कहा जाता है। ये द्वार कोटा रावल समर सिंह ने बनवाया था। चित्तौड़ पर बहादुर शाह के आगमन के समय यही हांडी रानी कर्णावती ने सम्मान व सतीत्व की रक्षा हेतु हजारों वीरांगनाओं सहित विश्व प्रसिद्ध जौहर किया था। इस स्थान की खुदाई करने पर मिली राख में परत करुण बलिदान की पुष्टि की जाती है। यहाँ 2 बड़ी बड़ी शिलाओं पर प्रसन्नजित खुदवा कर उसके द्वार पर लगाई गई है। इसमें एक रानी अभी भी अस्तित्व में है। राणा कुंभा ने मालवा और सुल्तान महमूद शाह खिलजी को सन 1440 ईस्वी में से लेकर 1497 में प्रथम बार परास्त कर उनकी याद में इष्ट देव विष्णु के निर्मित यह विजय स्तंभ बनवाया था। इसकी प्रतिष्ठा 1448 से 1505 में हुई थी। यह विजय स्तंभ वास्तुकला की दृष्टि से अपने आप में मंजिल पर झरोखे होने से इसके भीतरी भाग में भी प्रकाश पहुंचता है। इसमें विष्णु के विभिन्न रूपों जैसे जनार्दन, अनंत आदि उनके अवतार तथा ब्रह्मा, शिव, भिन्न देवी देवताओं, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सावित्री, हरि पिता ब्रह्मा जी, विष्णु महेश तीनों की मूर्तियां जो है ऋतु, आयुष्य, शस्त्र, दिक्पाल तथा रामायण तथा महाभारत के पात्रों के सैकड़ों मूर्तियां खुदी हुई हैं। प्रत्येक मूर्ति के ऊपर नीचे उनका नाम भी खुदा हुआ है। इस प्रकार प्राचीन मूर्तियों को विभिन्न भंगमाओं का विश्लेषण के लिए यह गहन अप्रयुक्त साधन है। कुछ चित्रों देश के भौगोलिक विचित्रताओं को भी उत्कीर्ण किया गया है। कीर्ति स्तंभ के ऊपर मंजिल से दुर्ग एवं निकट क्षेत्र विहंगम दृश्य दिखता है। बिजली गिरने पर एक बार ऊपरी छत टूट गई थी जिसकी मरम्मत महाराणा स्वरूप सिंह ने कराई थी। कीर्ति स्तंभ भिन्न हो गया था। विजय स्तंभ की तरह एक 7 मंजिला स्तंभ जो बघेरवाल व्यापारी जीजाजी काठौड़ ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, जैन धर्म का महिमा मंडल करने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण विजय स्तंभ से पहले करवाया गया था। एक प्राचीन जैन मंदिर के पास बनाया गया इसकी चौड़ाई आधार व अधिक तथा 7वीं मंजिल पर सबसे कम है। स्वामी मंदिर के प्रयाग में एक छोटा सा मंदिर जिसे कृष्ण दीवानी भली भांति मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पहले यह मंदिर श्री कुंभश्याम मंदिर था, लेकिन बाद में बड़े मंदिर में नई कुंभास्वामी की प्रतिमा स्थापित हो जाने के कारण उसे कुंभाश्याम का मंदिर जानने लगे और यह मंदिर मीराबाई मंदिर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर के निज भाग में भली भांति मीरा व उसके आराध्य मुरलीधरण श्री कृष्ण जी का एक सुंदर चित्र है। मंदिर के सामने ही एक छोटी सी छतरी बनी है जहाँ मीरा के गुरु स्वामी देरादास के चरण पगल अंकित हैं।
11वीं शताब्दी में बना एक जैन भव्य मंदिर उत्कृष्ट नक्काशी के काम के लिए जाना जाता है। इसमें 27 देवरियाँ बनी हैं। इस मंदिर को सातपुरी यानी 7 और 20 देवरियाँ कहा जाता है। मुख्य प्रतिमा तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की बड़ी विराजमान है। 13वीं शताब्दी में निर्मित इन महलों की जीर्णोद्धार महाराजा कुंभा द्वारा बनाए जाने वाले इन महलों को महाराणा कुंभा का महल माना जाता है। प्रवेश द्वार बड़ी पोल तथा त्रिपोलीय कहे जाने वाले खंडरों के रूप में होते हुए भी ये महल राजपूत शैली उत्कृष्ट स्थापन कला दर्शाते हुए सूरज गौरवड़ा जानना पहल कौंदल महल देवातयाम तथा शिव मंदिर इस मंदिर के कुछ उल्लेखनीय हिस्से हैं। मान्यता है कि इन्हीं महलों में एक तहखाना है जिससे सुरंग के माध्यम से गौमुख तक जाया जा सकता था। महारानी पद्मिनी के 1000 वीरांगनाओं के साथ इसी रास्ते गौमुख कुंड में स्नान करने के बाद इन्हीं तहखानों में जोहर किया गया था, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई प्रमाण नहीं। इसी ऐतिहासिक महल में उदयपुर शासक महाराणा उदय सिंह का जन्म तथा यहीं स्वामी भक्त पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा हेतु अपने लाडले पुत्र को बनवीर के हाथों कत्ल हो जाने दिया। मीराबाई की कृष्ण भक्ति तथा विषयपान की घटनाएं इसी महल में हुई थी। उत्तर प्रकाश के पास ही भगवा अवस्था की दुकानों की कतारें बताया जाता है कि शताब्दी पुत्र यहाँ कीमती पत्थरों की दुकानें हुआ करती थीं। तुलजा भवानी मंदिर इस मंदिर का निर्माण काल सन 1536 में से 1540 ईस्वी तक पूरा हो गया था। इसका निर्माण सांगा के कुंवर पृथ्वीराज के दासी के पुत्र बनवीर ने कराया था। बनवीर भवानी का उपासक था और उसने अपने जीवन के बराबर अपने वजन के बराबर स्वर्ण इत्यादि तुलवाकर तुलादान करके इस मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया था। इसी कारण इसे तुलजा भवानी मंदिर कहा जाता है। भीमाशाह जो 1547 से 16 काल में बाल्यकाल में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। अपगृह को जीवन के मूल मंत्र मानकर सगड़े प्रवृत्ति के दूर की चेतना जागने के आप सदैव अग्रणी रहते थे। मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था और दानवीर के लिए भामाशाह का नाम इतिहास में अमर है। दानवीर भामाशाह का जन्म मेवाड़ राज्य के वर्तमान पाली जिले के साधवी गांव में 19 अप्रैल 1547 को कोसावला जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भारमल था जो रणभोर के किलेदार थे। भामाशाह का निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण निर्णायक साबित हुआ था। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप सर्वस्वम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए अपनी संपूर्ण दान संपदा आपूर्ति कर दी गई थी। यह सहयोग जब दिया गया तब महाराणा प्रताप अपना अस्तित्व बनाने रखने के लिए प्रयास में निराश होकर परिवार सहित पहाड़ियों में छिपटे भटक रहे थे। मेवाड़ के असीमता की रक्षा के लिए दिल्ली गद्दी कर प्रलोभन भी ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप को दी गई उनकी हर संभव सहायता ने मेवाड़ के आत्मसम्मान एवं संघर्ष को नई दिशा दी थी। भामाशाह अपनी दानवीरता के कारण इतिहास में अमर हो गए। भामाशाह के सहयोग से ही महाराणा प्रताप को जहां संघर्ष की दिशा थी वहीं मेवाड़ को भी आत्मसम्मान दिया था। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में भटक रहे थे तब भामाशाह ने अपनी सारी जमा पूंजी महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी थी। तब भामाशाह की दानशीलता के प्रसंग आसपास के इलाकों में बड़े उत्साह से सुने और सुनाए जाने लगे। हल्दी घाटी के युद्ध में पश्चात महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने अपनी निजी संपत्ति में इतना धन दान किया था कि जिससे 25,000 सैनिकों की 12 वर्ष तक निर्वाह हो सके। प्राप्त सहयोग के महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुत्र सैन्य शक्ति संगठित मुगल शासकों को पराजित कर और फिर से मेवाड़ पर राज्य स्थापित किया था। यह बेमिसाल दानवीर एवं त्याग पुरुष थे। आत्मसम्मान और त्याग की यही भावना
उनके स्वदेश धर्म और संस्कृति रक्षा करने वाले देशभक्त के रूप में शिखर वह स्थापित कर देती है। अपूर्ति करने वाले किसी भी दानदाता को दानवीर भामाशाह कहकर उसका स्मरण वंदन किया जाता है। उनकी दानशीलता के चर्चे उस दौर में आसपास बड़े उत्साह प्रेम के संग सुने और सुनाए जाते थे। उनके लिए पंक्तियाँ कही गई हैं कि वह धन्य देश का माटी जिसने भामाशाह लाल पता उस दानवीर की यह यश गाथा को भेंट सका क्या काल भला। ऐसी कहावत ऐसी बात कही जाती है उनके इस दानवीरता के बारे में। ऐसी विरल ईमानदारी और स्वामी भक्ति के फलस्वरूप भामाशाह के बाद उनके पुत्र जीवा शाह को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने भी प्रधान पद पर बनाए रखा। जीवा शाह के उपरांत उनके पुत्र अक्षरराज को अमर सिंह ने पुत्र कर्ण सिंह ने प्रधान पद पर बनाए रखा। इस तरह एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने मेवाड़ में प्रधान पद पर स्वामी भक्ति और ईमानदारी से कार्य कर जैन धर्म का मान बढ़ाया था। महाराणा स्वरूप सिंह एवं फतेह सिंह ने इस परिवार के सम्मान स्वरूप 2 बार राजा याग निकाली गई थी। परिवार के मुख्य वंशधर सामूहिक भोज के आरंभ होने के पूर्व तिलक किए जाए। जैन श्रेणी भामाशाह की भव्य हवेली चित्तौड़गढ़ तोपखाना के पास आज जीर्ण अवस्था में है। भामाशाह के वंशज कावड़िया परिवार आज भी उदयपुर में रहता है। आज भी ओसवाल जैन समाज कावड़िया परिवार का सम्मान सबसे पहले तिलक करते हैं। आपके सम्मान में सुप्रसिद्ध उपन्यास कवि हरिलाल उपाध्याय द्वारा देश गौरव भामाशाह का नाम ऐतिहासिक उपन्यासों में लिखी गई है। भामाशाह उनके परिवार ताराचंद ने आबू पर्वत में जैन मंदिर बनवाया है। लोकहित और आत्मसम्मान के लिए जब सहज दान कर देने वाली उदारता गौरव पुरुष की इस प्रेमी को दर्शाती है। आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भामाशाह बहुत ही बड़े दानवीर थे। महाराणा प्रताप जो है बहुत इतने महान वीर योद्धा थे कि और रानी पद्मावती ने जो जौहर किया था, रानी कर्णावती ने जो जौहर किया था, ये रानी फूल उन्होंने जो जौहर किया था, ये जो है उनके सतीत्व को हमेशा जो आज भी लोग याद करते हैं। आप जब भी जाएंगे तो आप जो है कि इस जगह पर जरूर जाइएगा। यहाँ पर जो है कि अभी कई जो जौहर का कुंड है उसे तो पाट दिया गया है मट्टी से, लेकिन आप वहाँ पर जाकर इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।